हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जाना फसलों को उगाने की नई नई विधियाँ। ठीक है, फसलों को उगाने की विधियों को जाना, किस प्रकार उचित खाद, सिंचाई और उर्वरक के द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मगर इस अच्छे या अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने में एक बाधा है, और वो बाधा है हमारी खरपतवार, वीड्स, पीड़क, पेस्ट और डिजीज, रोग। ठीक है, अब ये अगर इन खरपतवार को, पेस्ट्स को या रोग को टाइम पर नहीं रोका जाए, उनको टाइमली नियंत्रित नहीं किया जाए, तो ये पूरी फसल को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि फसल में बहुत सारे कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई तरह के उसमें पेस्ट लग जाते हैं और बहुत सारी खरपतवार हो जाती है। तो इनको रोकना, इनको नियंत्रण करने का जो मैनेजमेंट है वो कहलाता है फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सुरभि गुप्ता, और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। किससे? खरपतवार से, वीड्स से, पेस्ट से या रोग से। अब जिसे हम सुरक्षा देने से पहले ये देखेंगे कि ये होता क्या है। तो पहला हमारी जो बाधा है किसमें? फसल के अधिक उत्पादन में, ये है खरपतवार या वीड्स। तो ये वीड्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या है ये वीड्स और ये कैसे होते हैं? तो बच्चों, जब फसल को उगाया जाता है तो जो हम उगा रहे हैं क्रॉप, उसको कहते हैं फसल। ठीक है, जो क्रॉप उगा रहे हैं, जो हमारे प्लांट हैं जिनको हम यूज के लिए कर रहे हैं। मगर उन फसल के साथ, उन फसलीय पौधों के साथ जो प्लांट हमने उगाए हैं, उनके साथ कुछ होते हैं जो अनडिजायरेबल प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती या जिनको हम नहीं चाहते। तो वो अनडिजायरेबल प्लांट या अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं वो कहलाते हैं वीड्स। अब ये वीड्स उग गए, अब ये क्यों नुकसान देते हैं या क्यों हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है? तो बच्चों देखिए, जो फसल है उसको अपनी पर्याप्त मात्रा में प्रकाश की ज़रूरत है। ठीक है, सनलाइट की ज़रूरत है, उसको पोषक पदार्थों की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है जो उस फसल के लिए चाहिए। अब जब उसके साथ खरपतवार या ये वीड्स हो जाते हैं तो वो क्या होता है, उनमें एक कॉम्पिटिशन हो जाता है। किसके लिए? वो कॉम्पिटिशन होता है वाटर के लिए, पोषक पदार्थों के लिए या उर्वरक के लिए, जो खाद डली है उसके लिए। और मोस्टली ये देखा जाता है सामान्य रूप में कि जितने भी वीड्स होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है वाटर को एब्जॉर्व करने की, खनिज पदार्थों को लेने की। तो इस प्रकार जो पोषक पदार्थ, जो जल किसको या जो प्रकाश उचित मात्रा में किसको मिलना था, फसल को मिलना था, वो किसने ले लिया? वो वीड्स ले लेते हैं। तो वो वीड्स लेके हैं क्या कर लेते हैं। और दूसरी बात, जो वीड्स होते हैं उनकी जो रूट सिस्टम होता है, जड़ तंत्र होता है, वो भी बहुत गहरा होता है। ठीक है, गहरा होता है और विशाल होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण वो मिट्टी से जितने पोषक पदार्थ चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो कमी कहाँ जाती है? वो कमी जाती है हमारे फसल को। तो ये इस प्रकार से कि जो फसल के लिए है वो पदार्थ जब खरपतवार ले रहे हैं तो उनसे किसको नुकसान होता है? हमारी फसल को नुकसान होता है। और उनको, उस वीड्स को समय के रहते ही उनसे अलग करना जरूरी होता है। अगर हम चाहते हैं कि फसल का उत्पादन अधिक हो, अधिक उत्पादन चाहते हैं तो हमें खरपतवार को या वीड्स को रिमूव करना होगा। ठीक है, तो वीड्स क्लियर हुआ। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनडिजायरेबल प्लांट, जो अवांछित पौधे हैं जो फसल के पौधों के साथ उग जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वीड्स होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? वीड्स होते हैं बच्चों दो प्रकार के। एक होते हैं संकरी पत्ती वाले या एक बीज पत्री वीड्स। ठीक है, मोनोकॉट वीड्स या जो पतली पत्ती वाले होते हैं, ठीक है, वो खरपतवार। और दूसरे होते हैं चौड़ी पत्ती वाले
खरपतवार, जो पत्तियां जिनकी चौड़ी पत्तियां होती हैं, ठीक है, या डाइकोट, इनको द्विबीजपत्री खरपतवार भी कहते हैं। क्लियर। अब बच्चों हमारी जो फसल होती है वो एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग है, अलग अलग समय पे अलग अलग ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल होती है। जैसे हमने पढ़ी थी, अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि फसल कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उनका समय भी देखा था कि कौन से सीजन में कौन सी फसल होती है और कब वो हार्वेस्टिंग से काटा जाता है, ठीक। तो हमारी फसल होती है, एक होती है रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल। अब जब ये अलग अलग टाइम पर बोई जा रही है फसल, तो इनमें जो वीड्स हैं वो भी कैसे होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोकोट वीड्स में। तो मोनोकोट वीड्स जो होते हैं, एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं, ये कौन से होते हैं, जब रबी की फसल बोई जाती है। तो बच्चों रबी की फसल में जो खरपतवार आती है, वीड्स आते हैं, वो होती है जंगली जई या गेहूं का ममा। ये वो घास है या वो वीड्स है जो उसके रबी की फसलों के साथ हो जाते हैं। ऐसे ही खरीफ की फसल के साथ आती है मोथा या जंगली ज्वार, जिसको कहते हैं जंगली ज्वार, ये भी इसी के साथ आती है, खरीफ की फसल में आती है। और ये कौन से वीड्स होते हैं, ये वीड्स होते हैं एक बीजपत्री खरपतवार या फिर संकरी पत्ती वाले खरपतवार। अब आते हैं हम दूसरे बीज पर। तो दूसरे है चौड़ी पत्ती वाले या द्विबीजपत्री खरपतवार, ठीक है, ये वो वीड्स होते हैं जिनकी पत्ती कैसी होती है, चौड़ी होती है। अभी देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर एक बीजपत्री खरपतवार में भी रबी की फसल में अलग हुई थी वीड्स और खरीफ की फसल में अलग हुए थे, ऐसे ही हमारे चौड़ी पत्ती वाले जो वीड्स हैं वो भी जब रबी की फसल होगी तब अलग होंगे और जब खरीफ की फसल बोई जाएगी तब अलग होंगे। तो रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, रबी की फसल में आते हैं हिरनखुरी, ठीक है, और बथुआ या गाजर घास। ये कौन सी है, ये डाइकोट वीड्स है जो रबी की फसल के साथ उग जाते हैं। फिर उसके साथ आते हैं खरीफ की फसल के साथ उगने वाले वीड्स, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, जैसे चौलाई। ये चौलाई क्या होती है, ये होते हैं जो चौड़ी पत्ती वाले हैं और ये खरीफ की फसल के साथ आ जाते हैं। ऐसे ही होते हैं गोखरू, ये भी क्या है, ये सब है हमारे वीड्स खरपतवार जो फसल के साथ उग जाते हैं। अब इनसे बचाव जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये हमारी फसल के लिए जो जल है, उर्वरक है, जो खाद है, जो पोषक पदार्थ है, उनको अपनी पर्याप्त मात्रा में फसल को मिल जाता, उससे वो अपने आप ले लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं। और इनके साथ एक चीज़ होती है कि जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, ये पेस्ट्स के भी बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, या ये कहिए उनकी सहायता करते हैं, किसके लिए, फसल में। तो जब वीड्स होंगे, जहाँ खरपतवार ज़्यादा होगी, ये खरपतवार पेस्ट या रोग को लेकर आते हैं, तो इनका नियंत्रण भी बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखते हैं कि इनके नियंत्रण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो बच्चों, इनको जो ये खरपतवार है, वीड्स है, इनके नियंत्रण की भी अलग अलग विधियाँ होती हैं। इनको कंट्रोल अलग अलग तरह से किया जा सकता है। तो पहली विधि कौन सी है, पहली विधि है हमारी मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें क्या, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था कि जो घास है या जो खरपतवार उग गई पौधों के साथ, फसल के साथ, उनको हाथ से मतलब उखाड़ दिया जाता था, हाथ से उखाड़ दिया जाता था, या फिर उनको खुरपी की सहायता से अलग अलग कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से हाथ से उखाड़ना या खुरपी से अलग करना, ये सब कहलाते हैं यांत्रिक विधियाँ। क्लियर। अब यांत्रिक विधि के बाद सेकंड आती है हमारी रसायन विधि। रसायन विधि में क्या होता है कि कुछ रसायन इस तरह के होते हैं जो खरपतवार को नष्ट करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनको यूज करके खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। तो वीड्स को कंट्रोल करने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वीडिसाइड। क्लियर हुआ। तो अभी हमने वीड्स को कंट्रोल किया, किससे, मैकेनिकल मेथड से, या मैकेनिकल मेथड में उसको हाथ से उखाड़ दिया या फिर खुरपी से उखाड़ दिया। फिर उसके बाद हमने केमिकल मेथड यूज किया, उसमें हमने वीडिसाइड यूज किया। अब उसका थर्ड मेथड जो होता है वो होता है
जो ये फसल के अलग अलग तरीके, जो हमने फसलीय विधि कहते हैं जिसको। अब हमने फसल जब पढ़ी थी, फसल की विधियाँ पढ़ी थी, तब भी हमने पढ़ा था, कौन सी विधियाँ पढ़ी थी? हमने पढ़ा था क्रॉप रोटेशन या फसल, जिसे बोलते हैं फसल चक्र। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि सभी क्रॉप के, जैसे अभी हमने देखा कि रबी की फसल के साथ मोस्टली ये वाली खरपतवार आती है। कौन सी आती है? जंगली जेई आ रही है या गेहूं का मामा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रबी की फसल जो निश्चित, अगर यही फसल हम बार बार बोई जाएगी रबी की, तो क्या होगा कि जब भी ये होंगे तो इनके क्या है, ये वाली खरपतवार जो वीड्स है ये उग कर आएंगे। अगर हम यहाँ पर दूसरी फसल ले दें, ठीक है, जो फसल हम बो रहे हैं, अगर हम गेहूं बोते आ रहे हैं तो हम गेहूं ना बो के दूसरी फसल डालें, तो जो उसके साथ जो खरपतवार आ रहा है वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्रॉप रोटेशन से वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा होता है जो मिक्स क्रॉप होती है। मिक्स क्रॉप में या मिश्रित कृषि, उसमें दो तरह के या कई तरह के जो बीज होते हैं वो मिला के डाल दिए जाते हैं। तो उस में भी क्या है कि खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। एक खरपतवार को उगने के लिए या खरपतवार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर जो अंतरावकाशीय कृषि होती है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ये खरपतवार वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है कि अलग अलग लाइन हो गई है, अलग अलग पंक्ति हो गई है, जिसमें अलग अलग तरह की क्या हो गई, फसल उगाई गई। तो इस तरह से क्या है कि इनको अलग किया जा सकता है। अब हमारी जो फोर्थ मेथड आता है वो आ जाता है हमारा जैविक विधि। अब जैविक विधि में क्या होता है, तो बच्चों देखिए, कुछ खरपतवार जो होते हैं उनको किसकी सहायता से, जीवों की सहायता से हटाया जाता है। जैसे कुछ जानवर होते हैं उनको छोड़ के उनसे जो खास होते हैं उनको खिला दिया जाता है, उनको या कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी जो मिट्टी होती है सॉइल, उसमें से उनको ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो इनको कंट्रोल किया जा सकता है वो 4 विधियों से किया जा सकता है। पहली कौन सी थी? यांत्रिक विधि, जिसमें खुरपी से का उपयोग किया गया या हाथ से उखाड़ा गया। सेकेंड हो गई कृषि विधि। कृषि विधि में क्या था कि अलग अलग कृषि के विधियों को अपनाकर खरपतवार को कम कर सकते हैं। फिर रसायन विधि, जिसमें वीडिसाइड यूज करते हैं। और फिर हो गई जैविक विधि। तो इस तरह से जो हमारी फसल है उससे हम वीड्स से कंट्रोल कर सकते हैं, वीड्स से को नियंत्रित कर सकते हैं इन विधियों के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड आता है पेस्ट। तो पेस्ट क्या होते हैं? पीड़क, ठीक है, जिनको कहते हैं कीट पीड़क। तो बच्चों अब जो हमारी सेकेंड बाधा है, जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है हमारी पीड़क या पेस्ट। तो ये पेस्ट क्या होते हैं? तो पेस्ट होते हैं, जब हमने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़े थे इंसेक्टा वर्ग, ठीक है। इंसेक्टा वर्ग क्या है? ये ऑर्थोपोडा फाइलम का एक वर्ग है इंसेक्टा, जिसमें मोस्टली सभी इंसेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी वो इंसेक्ट हैं जो इंसेक्टा वर्ग को बिलोंग करते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं 3 जोड़ी पाद, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ी पाद पाए जाने वाले इंसेक्ट्स जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ये 3 प्रकार से पहुंचाते हैं। कैसे? या तो उनको 3 तरह से उन पर आक्रमण कर सकते हैं। आप इसे कहिए कि ये हमारे पौधों को, फसल को 3 प्रकार से आक्रमण कर सकते हैं। कैसे? चबाने वाले या कीट, जो काटने वाले कीट, या ये कहिए कि जो पौधों की, ये वो कीट होते हैं जो पौधों की पत्तियों पर, उनके स्टेम पर इस तरह से आक्रमण करते हैं, वो उनको चबा जाते हैं। तो आपने देखा हो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पत्तियों को चबाते हैं, जैसे टिड्डा है, ठीक है, टिड्डा है, ग्रब्स है। ये क्या काम करता है? ये पौधों की जो फसल होती है, उनकी जो कली होती हैं, उनकी पत्तियों को चबा जाते हैं। तो ये उन पे इस तरह से आक्रमण करते हैं, उनको चबाकर ख़त्म करने का काम करते हैं। दूसरी तरह से आक्रमण होता है, जो आक्रमणकारी कीट होते हैं वो होते हैं चूषक कीट, ठीक है ना। तो वो दूसरी तरह से आक्रमण करते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनकी पत्तियों को नहीं चबाते हैं, ठीक है। वो पौधों के विभिन्न भागों में, जो उसके अलग अलग भाग हैं,
उसमें पाए जाने वाली कोशिका में जो कोशिका रस पाया जाता है उस कोशिका रस को चूस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चूषक कीट हैं ये कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका रस को, सेल सैप को चूसने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं जो उनके अंदर सेल सैप होता है उनको चूस के उनको पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरी तरह के जो आक्रमणकारी कीट हैं या तीसरी तरह से जो आक्रमण कर रहे हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे आक्रमणकारी कीट छेदक कीट, ठीक है। वो क्या काम करते हैं? ये पत्तियों की जो फसल की पत्तियों पर या उनकी जहाँ से वो फसल चल रही है उनके जो कलियाँ आ रही हैं उनमें छेद कर देते हैं। ये उनकी पत्तियों में छेद करते हैं। इनकी जो लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं? वो पत्तियों पर छोड़ देते हैं और वो पूरी पत्ती को, उनकी फसल को, उनकी स्टेम को पूरी तरह से खोखला कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो इस तरह से उनमें छेद हो जाते हैं। आपने भी देखी हो बहुत सी फसलें होती हैं जिनके लीव्स में छेद हुए जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब पेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पेस्ट जो है, पेस्ट क्या मतलब कि ये ऑर्थोपोडा फाइलम पाए जाने वाले इंसेक्टा वर्ग के कीट हैं जो 3 जोड़ी पाद रखते हैं, ठीक है। और ये पौधों पर भी 3 प्रकार से आक्रमण करते हैं। फर्स्ट आक्रमणकारी होते हैं वो होते हैं चबाने या काटने वाले कीट जैसे टिड्डा और ग्रब्स। सेकंड होते हैं चूसक कीट जो कोशिका रस को पी जाते हैं, सेल सैप को सक करते हैं जैसे एफिड्स होते हैं, जितने भी एफिड्स हैं ये सब वो होते हैं। फिर तीसरे होते हैं छेदक कीट जो उसमें फसलों में छेद कर देते हैं जैसे धुन, ठीक है ना, कहते हैं ना धुन लग गया, धुन है, कॉटन बॉल बोरर और पॉड बोरर, ये सब। अब जो पेस्ट लग गए अगर इनसे भी हमारी फसल को समय रहते सुरक्षित ना किया जाए या इनको पेस्ट को नियंत्रित ना किया जाए टाइम से समय रहते, तो ये क्या करेंगे? ये हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इवन इतना नुकसान पहुंचाते हैं कई बार तो फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब इनको से नियंत्रण करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? तो इनको नियंत्रित करने की भी 3 विधियां हैं। पहली विधि है हमारी कीट रोधी फसल, ठीक है। जो हम बीज बो रहे हैं या फसल है वो कैसे ले जाए? वो ली जाए जो कीटों को रोकने वाली। तो हमारी देखिए इसको लेंगे हम, कह सकते हैं कीट रोधी किस्म। जो फसल है उसकी किस्म कैसी हो? कीट रोधी हो, ठीक है। जो बीज हो, जो फसल उग रही है उसमें कीटों के लिए उनके विरुद्ध क्षमता इतनी हो कि वो उनके प्रतिरोधी हो, ठीक है। तो उनमें कीट रोधी किस्म हो सकती है। सेकंड जो हमारी विधि होती है वो होती है रासायनिक विधि, ठीक है। रासायनिक विधि या रसायन विधि। तो रासायनिक विधि में क्या होता है? या रासायनिक विधि कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं रासायनिक नियंत्रण। तो हम जो नियंत्रण कर रहे हैं तो कीट रोधी किस्म यूज करके उसको नियंत्रण कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं हम रासायनिक विधि के साथ नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है ना। रासायनिक विधि के साथ नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे? कि जो यहाँ पर हम जैसे हमने वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वीडिसाइड यूज किया था तो हम पेस्ट को कंट्रोल करने के पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड यूज करके जितने भी पेस्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड जैविक नियंत्रण। तो जैविक नियंत्रण में क्या होता है? जैविक नियंत्रण में कुछ परजीवी होते हैं, परजीवी वायरस होते हैं जिनको इनके जो पेस्ट होते हैं इनके परभक्षी के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। समझ आया कि बहुत सारे वायरस है, ठीक है, परजीवी वायरस कहिए या बहुत सारे जीव इस तरह के हैं जिनको हम जो ये पेस्ट होते हैं इनके भक्षण के रूप में काम करते हैं, जो उनको भक्षण कर लेते हैं। कौन से होते हैं? जैसे आपने सुना होगा ड्रैगन फ्लाई।
तो ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, ये पेस्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई है, उसके बाद लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई और इस तरह से ये सब यूज करके या हमारे परजीवी वायरस है उनको यूज करके उनका उपयोग कर सकते हैं। किसमें, हम जो कीट हैं उनके भक्षण के रूप में, उनको परभक्षी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पेस्ट हैं उनको नियंत्रण किया जा सकता है। क्लियर हुआ कि पेस्ट को नियंत्रण करने की 3 विधियां हैं। या तो हम जो फसल है वही हमारी कीटरोधी फसल हो, या हम उसके कीटरोधी फसल की किस्म को चुनाव करें। सही है। अब अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक विधि के द्वारा। तो रासायनिक विधि से रासायनिक नियंत्रण कैसे होगा, पेस्टिसाइड को यूज करके। फिर होता है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण में लेडी बर्ड को, ड्रैगन फ्लाई को या परजीवी वायरस का उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, कि वो कीट जो हैं, ये पेस्ट हैं, इनका भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो कीटों के परभक्षी के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम पेस्ट से अपनी फसल को बचा सकते हैं, या ये कहिए हम अपनी पेस्ट से को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट और थर्ड बाधा आती है, वो है रोग। ठीक है, तो पौधों में पाए जाने वाले रोग। तो बच्चों, अब हमारी जो तीसरी बाधा थी वो कौन सी थी, रोग। अब जिस प्रकार फसल में बहुत सारे खरपतवार लग जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं या पेस्ट होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, इसी प्रकार फसल में बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं जो फसल को नुकसान देते हैं। ये रोग कहाँ होते हैं, ये रोग लगते हैं किसमें, पौधों में। अब ये रोग कैसे लगते हैं, तो बच्चों ये लगते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, या बहुत सारे नेमेटोड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कृमि। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं या पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये जो जिस प्रकार मिलते हैं, अगर ये जल के द्वारा मिलते हैं, ठीक है, तो ये कहलाते हैं जलजन्य रोग या वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, अब अगर ये रोग हमें मिलते हैं सॉइल के साथ तो ये कहलाते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज। अगर वायु के साथ होते हैं तो ये कहलाते हैं एयर बॉर्न डिजीज। ठीक है ना, जो मृदाजन्य है सॉइल बॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज जो हमारा वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या जो भी है, ये हमें किससे मिल रही हैं, अगर ये हमें जी रोग बहुत सारे ये क्या कर रहे हैं, रोगों को फैला रहे हैं। अब ये डिजीज जो है, रोग है, अगर ये रोग मिट्टी से मिलता है तो कहलाता है सॉइल बॉर्न। अगर ये जल से मिलता है तो जल वाटर बॉर्न, और अगर वायु से मिलता है तो एयरबॉर्न डिजीज या एयरबॉर्न जो कहलाता है वायुजन्य रोग। ठीक है, अब ये जो हमारे डिजीज हैं, ये जो मिल रही हैं, ठीक है, इनसे कैसे बचा जाए। तो जिस प्रकार हमने पेस्ट से बचने के लिए क्या कहा था कि जो पीड़ा या कीट रोधी किस्म है उनको अपनाना चाहिए, ऐसे ही अगर हमें पादप रोग से, प्लांट डिजीज से बचना है, तो अपने प्लांट्स को बचाना है, तो जो इसमें रोग रोधी, ठीक है ना, जिसमें रोग उत्पन्न ना हो सके, ऐसी होती हैं रोग रोधी किस्म। तो रोग रोधी किस्म को अपनाया जाए। ठीक है, तो रोग रोधी किस्म को अपनाया जाते हैं, किस्मों को अपनाया जाए। या फिर क्या दूसरा क्या है, दूसरा होता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या है, पेस्टिसाइड्स देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पेस्ट जो है ये क्या होते हैं, ये पीड़क। तो बच्चों पीड़क होते हैं, आप इन्हें इसे समझिए कि पीड़क वो जीव है जो मनुष्य या उसकी संपदा को, ठीक है, जो मनुष्य है उसको या उसकी संपदा को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाता है, वो सब कहलाते हैं पीड़क। ठीक है, अब उनसे बचाने के लिए, उनसे जो उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो रसायन यूज किया जाता है वो कहलाता है पीड़क नाशक। ठीक है ना, या पीड़क रोधी।
ठीक है, तो वो होता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स को यूज करके, पेस्टिसाइड का उपयोग करके भी पेड़ पौधों को, फसल को हम पादप रोगों से बचा सकते हैं। क्योंकि पादप रोगों से हमें पादप रोग किससे हो रहे हैं? पादप रोग हो रहे हैं हमारे बैक्टीरिया से, वायरस से और फंजाई है या निमेटोड्स है, जितने भी कृमि हैं। अब हमको बचाना है किसको? इनको ख़त्म करना है। अगर ये नहीं होंगे तो रोग नहीं होंगे। क्लियर? तो अब हमें इसमें क्या यूज करेंगे? या तो हम इसमें रोगरोधी किस्म यूज कर लें जिनमें ये सब काम कर ही ना पाए, या फिर उनको पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। कैसे? जब बीज होते हैं तो उनके समूह को छिड़क कर या मिट्टी में मिलाकर, एक होती है समर जुताई, जो ग्रीष्म जुताई कहते हैं, जिसमें उसको करके, उसमें क्या होता है, ग्रीष्म काल में बहुत गहरे हल तक उसमें हल को चलाया जाता है। ठीक है, वो मिट्टी बहुत गहरे तक खोद दी जाती है, जिसके कारण जो पेस्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये करके पेस्टिसाइड, या फिर जब फसल बड़ी होने लगती है, उगने लगती है, तब पूरे खेत में, पूरी फसल पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करके, ठीक है, या तो जो स्टोर किया जा रहा है वहाँ पर पेस्टिसाइड लगाकर, या फिर उनके बीजों को पेस्टिसाइड में धोकर, या फिर जो मिट्टी है, मिट्टी में पेस्टिसाइड्स मिला दिए जाए, या फिर उसके बाद जो फसल है उस पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करके कीट, जो आपके ये रोग पीड़क रोधी है, पीड़क रोधी, इनको छिड़काव कर दिया जाए। देखिए बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी कीटनाशक होते हैं, जो कीटनाशक क्या थे? जो कीटों को ख़त्म करते हैं, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो जितने भी कीटनाशक होते हैं वो सब पेस्टिसाइड्स होते हैं या पीड़क रोधी होते हैं, मगर जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइड नहीं होते, वो कीट रोधी नहीं होते। क्लियर? अब हमने ये पेस्टिसाइड यूज तो कर लिया, ये जो एक केमिकल है जो क्या काम कर रहा है, जो कुछ जीवों को ख़त्म कर रहा है, मगर बच्चों इसके बहुत नुकसान भी हैं। इसके क्या नुकसान है कि जो मिट्टी में पाए जाने वाले उपयोगी जीव हैं वो जीव भी इससे मर जाते हैं। तो ये मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, जो चूहे वगैरह हैं, ये भी क्या होता है, इनसे मर जाते हैं, तो ये उनको भी हार्मफुल होते हैं। उसके साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है उसकी कुछ मात्रा, कुछ पार्ट जो फसल है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो जब फसल के अंदर चली जाएंगी तो उससे जो उत्पादन होगा, जो निकल कर आएगा प्रोडक्ट, वो क्या होगा, जब उसे ह्यूमन्स खाते हैं, यूज करेंगे, तो वो उनको भी नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ साथ जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं ये पोल्यूशन फैलाते हैं, एयर पोल्यूशन, आपके वाटर पोल्यूशन, उसके साथ साथ सॉइल पोल्यूशन, सबके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें इन सब से बचना है तो पेस्टिसाइड की जगह क्या यूज किया जाए? तो बच्चों, एक होता है समाकलित पीड़क प्रबंधन। समाकलित, ठीक है, पीड़क प्रबंधन। ये क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके साथ इसको बोलते हैं IPM। IPM की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके साथ अब देखिए, अगर हम इसको यूज किया जाए, इस विधि को अपनाया जाए, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पेस्टिसाइड जो होते हैं उनका उपयोग या तो नहीं किया जाता, नगण्य रूप से किया जाता है कि नहीं करना, हमें कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, या फिर बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उनको क्या है, जैविक विधियों से अलग उस तरीके से उनका यूज, जो पेस्ट है उनको ख़त्म किया जाता है। तो ये विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, IPM के साथ जो पेस्टिसाइड को यूज ना करके हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, फसलों को भी बचा सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों, इस वीडियो में आज हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे फसल है, अगर हमें उनकी अधिक उत्पादन बढ़ानी है, उत्पादकता बढ़ानी है, तो जो उनकी पीड़ा, वो बाधाएं हैं जो उनके उत्पादन में आ रही हैं, कौन सी, जैसे वीड्स है, पेस्ट है, ठीक है, या डिजीज है, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, किस प्रकार उनसे नियंत्रित कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन,
तो जो बीज हमारी, देखिए हमारी फसल का उत्पादन भी अच्छा हो गया, सिंचाई भी अच्छी हो गई है और विधियाँ भी हमने नई नई विधियों के साथ कृषि कर ली। अब अधिक उत्पादन होने के बाद उसको क्या है कि जब तक हमें फ़ायदा नहीं होगा, जब तक वो जो ग्रेन्स है, जो उसका बीज आ रहे हैं, वो उनको वापस अच्छे से स्टोर ना किया जाए, तो उसको जो प्रबंधन है किसका, स्टोर करने का, वो देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।